छूने का आरोप लगाया। आज का बड़ा सवाल अपने आप में बहुत ही संजीदा है और वो ये कि चुनाव में जीत कांग्रेस के लिए ज्यादा भारी है या फिर राफेल पर भारतीय जनता पार्टी को मिली क्लीन चिट। कौन किस पर पड़ेगा भारी 2019 के लोकसभा के चुनाव में? यह है महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बड़ा सवाल आज यही है। इसके साथ साथ यह सवाल भी अपने आप में काफी मौजूद है कि क्या अभी भी राफेल पर कांग्रेस को घेरेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या अभी भी राफेल पर कांग्रेस को घेरेगी भारतीय जनता पार्टी? उसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल, चुनावी हार के बाद बीजेपी के लिए क्या मरहम की तरह है राफेल? क्या चुनावी हार के बाद बीजेपी के लिए मरहम की तरह है राफेल? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं और गीता भट्ट जी आरएसएस से हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले अभय दुबे जी ये बताइए, राफेल डील पर लगातार कांग्रेस प्रहार करती रही भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपने आप में स्पष्ट कहता है कि इस पूरे मामले पर हमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। हां, इस मामले पर अगर कोई तथ्य होते, कोई सबूत होता, तब शायद सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती थी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी अपना दामन पाक साफ बता रही है। अब आपके पास क्या बचा है राफेल को लेकर? अजय जी, आज भी हमारे आरोप उन्हीं जगह खड़े हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जुडिशियल रिव्यू का जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 में बड़ा ही सीमित है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा 12 पढ़ना चाहता हूं। It was also made clear that the issue of pricing or matter relating to the technical suitability of the equipment would not be gone into by the court. Para 25, the material placed before us shows that the government has not disclosed the pricing detail other than the basic price of the aircraft. आखिरी में वो इस 26 में कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि हमने क्लोजली एग्जामिन किया है प्राइस डिटेल्स कंपैरिजन को, बट इट इज क्लियरली नॉट द जॉब ऑफ द कोर्ट टू कैरी आउट द कंपैरिजन ऑफ द प्राइसिंग डिटेल इन द मैटर लाइक प्रेजेंट। वो कहते हैं कि कंपैरिजन करने का हमारा जॉब नहीं है। एक ही सवाल, क्या 526 करोड़ का एयरक्राफ्ट 1670 करोड़ में खरीदा है जेटली साहब? एक लाइन का उत्तर है, क्योंकि जॉइंट अभय जी, यही तो बुनियादी सवाल है। ये कहा आप जिस आरोप को लगा रहे हैं, अभय जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिस आरोप को आपने लगाया है या जिस आरोप को लगाया जा रहा है उसको सत्यापित करने के लिए आपके पास दस्तावेज क्या है? कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में नोटिंग्स रखी जाएगी फाइल की। वो डिसेंट नोट रखा जाएगा जो डिफेंस के जॉइंट सेक्रेटरी ने रखा, लॉ मिनिस्ट्री ने रखा। वो कहां कोर्ट के सम्मुख आया? वो तो जेपीसी, क्या दिक्कत है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पाक साफ है, मोदी सरकार, चौकीदार ने चोरी नहीं। इसका जवाब हम अभी प्रेम शुक्ला जी से लेंगे, लेकिन अभय दुबे जी आप कोर्ट के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो कोर्ट के जजमेंट पे इस बात पर भी स्पष्टता है कि सरकार ने तमाम डिटेल्स सीएजी को दे दिए हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए हैं, और वो अपने सीमित आधार जितना वो जानकारी सार्वजनिक कर सकते हैं उसके आधार पर जानकारी सार्वजनिक कर भी रहे हैं। तो सरकार की मंशा पर कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी सवाल खड़े नहीं किए। मौलिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप साबित करें कि कहां चोरी हुई है। नहीं, हम उसमें से आज देखिए अजय जी, जब तक सरकार के दस्तावेज जेपीसी के पास नहीं जाएंगे, कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रतिपक्ष इतना सक्षम नहीं है। हमने कहा कि हम डिटेल जेपीसी में जब आएगा तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर के साथ वो सारे डिफेंस के ऑफिसर जिनकी फाइल नोटिंग्स है उन पर विस्तार से गहन अध्ययन करेगी। अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है तो आज अनाउंस कर, यही चुनौती जो आपकी है प्रेम शुक्ला जी के सामने रखते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अगस्ता वेस्टलैंड में हमने बगैर देरी किए जांच कराई थी। कांग्रेस पार्टी अब आपको सीधी चुनौती दे रही है कि जेपीसी बिठा दीजिए, और कांग्रेस की मांग ये पहले दिन से है कि इस पूरे मामले पर जेपीसी होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, शुक्र है कि ये नहीं करें कि सिर्फ राहुल गांधी ही जांच करने के पात्र हैं, ये नहीं करें क्रिश्चियन मिशेल से जांच करा लीजिए, क्योंकि वो तो रक्षा सौदों का एक्सपर्ट वही एकमात्र इनकी दृष्टि में है। इतना ही शुक्र है इनका। देखिए, मूल मुद्दा यह है कि आपने जो पहली बात कांग्रेस ने जहां शुरू की थी, देखिए अभय दुबे जी कृपा करके आप मुझे मेरे बीच में ना बोले।
क्योंकि मैं आपके बीच में बिल्कुल आपको शांति से सुन रहा हूं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि हम एक जो है स्वस्थ बहस करने बैठे हैं यहां पर। दूसरी बात, आपने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत कहां की थी कि प्रक्रिया में गलतियां हैं, प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट तौर पर कह रहा है प्रक्रिया का पालन हुआ है। दूसरी बात, आप बारंबार कह रहे हैं कि G2G ये नहीं है, G2G है, ये वहां साफ दिखाई दे रहा है। तीसरी बात, आप बारंबार जो कहते हैं कि इस मामले में जो जेपीसी में जाना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना भाई संसद में आइए बहस की। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जेपीसी जाने के पहले भी संसद में उस पर चर्चा होगी ना। तो पहले जब हमारे आदरणीय अरुण जेटली जी राज्यसभा में आज उन्होंने कहा आप बहस करने आइए, तो आप बहस करने से क्यों भाग रहे हैं? हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने आज कहा कि आप जितना समय चाहें उतना समय आपको संसद के में बहस के लिए दे दिया जाए। इस तरह से सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर जो है सभापति से निवेदन भी किया जाएगा। तो आप संसद में बहस से क्यों भाग रहे हैं? क्या संकट है आपको? एक छोटा जवाब दीजिए इस पर अभय दुबे जी, एक छोटा जवाब, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी संसद में इस मामले को क्या आपत्ति है? ये सोर्स जो है वो डिस्क्लोज करने में क्या आपत्ति है? ठीक है जी अजय जी, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार फाइल की सारी नोटिंग, हम टेक्निकल और टेक्टिकल डिटेल नहीं चाहते अगर कॉन्फिडेंशियल क्लास है तो, लेकिन आप वो सारी नोटिंग्स फाइल्स की और कंपैरेटिवली जो प्राइसिंग है उसको हाउस में रख दीजिए, जो जेपीसी के सामने रखे जाएंगे, और तय कर दीजिए कि हाँ इस बहस के बाद हम अनाउंस करते हैं कि जेपीसी बना देंगे। हमको बहस करने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का इंटेंशन मेलाफाइड है। आज तक ऐसी कौन सी सरकार है जिसने सारी टेक्निकल नोटिस ऐसी? अभय जी, मैं माफी चाहता हूं, सरकार ने जो माफी चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ तकरीबन 25 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए। डिटेल नहीं कह रहे हम, चलिए, लेकिन कौन सी फाइल की नोटिंग आज तक सरकार ने संसद के पटल पर रखी, जरा बताइए। कौन सी डिफेंस डील? टेक्निकल और टेक्टिकल डिटेल याद कीजिए, जीप स्कैंडल से लेकर आज तक कौन सी डिफेंस डील हुई है जिसे लेकर आज तक फाइल की नोटिंग सामने रखी गई है संसद के पटल पर? जेपीसी एक अलग मुद्दा है। तो फिर इसका समाधान क्या है? हम तथ्यों को कैसे परखेंगे जब तक जेपीसी में आप आरोप लगाने की कोई वजह तो होनी चाहिए। हमने कहा कि रिलायंस डिफेंस ने फरवरी 2017 में अपनी प्रेस रिलीज में प्राइस डिस्क्लोज कर दिया। अभय जी, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर हमें मूल भावना रिलायंस डिफेंस कैसे प्राइस को डिस्क्लोज। चलिए, इससे पहले कि मैं बाकी पैनलिस्ट से भी बात करूं, मैं एक छोटा अंश इस जजमेंट का आपके सामने पढ़कर बता देता हूं, जो आपने अभी पढ़ के बताया उसी के आधार पर। वी डू नॉट फाइंड एनी सब्सटैंशियल material on record to show that this is a case of commercial favoritism in any party by the Indian government, as the option to choose the IOP does not rest with Indian government. आप जो रिलायंस की बात कर रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाता है जो कुछ वह प्रक्रिया के आधार पर हुआ है। आप साबित कीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। क्या मैं गलत कह रहा हूं गीता भट्ट जी? देखिए अजय जी, देखिए आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो इस राफेल की जो याचिका है उसको जो खारिज कर दिया है जी। दुबे जी मैं बोल लूं? अब दुबे जी कृपया करके सुन लें, प्रश्न मुझसे है। जी प्लीज गीता जी, संक्षेप में। तो आज जो इस याचिका को खारिज करा है, तो न्यायपालिका ने कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जेपीसी आप बिठाइए, जब न्यायपालिका ने इसको खारिज कर दिया है तो ऐसा सवाल उठा के कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं गीता जी। आप मैं माफ कीजिएगा गीता जी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं कि न्यायपालिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है? न्यायपालिका ने स्पष्ट कहा यह काम एग्जीक्यूटिव का है, जुडिशरी का काम नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे देखा जाए। जी हाँ, तो इसलिए इसमें सरकार की कोई जीत नहीं है। हाँ, उन्होंने देखिए अजय जी नहीं मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने न्यायपालिका ने बड़े साफ शब्दों में ये कहा है कि क्योंकि इतना विलंब हो चुका, पिछली सरकार ने इतने 8 साल तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया, और बार बार यह कहना, ये किस मुद्दे पर न्यायालय में गई है, कहा कि जो पिछली सरकार ने जो
अब कंडीशन रखी थी, जो प्रक्रिया गीता जी, मुझे लगता है आपने जजमेंट पूरा पढ़ा नहीं है, अन्यथा आप ये बातें नहीं कहती, क्योंकि जजमेंट में इस तरह की कोई बात नहीं है कि पिछली सरकारों ने क्या किया और नहीं किया। कांग्रेस पार्टी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इसमें गीता जी मुझे लगता है कि शायद आप संदर्भ नहीं समझ पा रही हैं। सुन लीजिए, चलिए 2019 में नहीं थे, अगर आप वानखेड़े जी मुझे लगता है कि आप अभी जरा गीता जी को दुरुस्त कर दें। वानखेड़े जी प्लीज 10 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए अजय जी। जी मैं आ रहा हूँ गीता जी, क्या चलिए हमें मैटर को, हमें इस पूरे मामले को संदर्भ में रखने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आपने जरूर पढ़ा होगा। मैं इस पर जो है उसी को हम यहाँ पे हम उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। गीता जी मैं बिल्कुल इस पर आपके सामने ये नहीं कह रहा कि आपने जजमेंट नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो आपकी समझ है शायद वो पॉपुलर समझ नहीं हो सकती। वानखेड़े जी क्या मैं सही हूं? देखिए बिल्कुल आप सही है अजय। बात यह है कि राफेल्स के मामले में जो बेसिक इशू उठे थे, एक प्राइसिंग का इशू था, एक अनिल अंबानी कंपनी को फेवरिज्म का था, एक वो जो प्रोसेस था, ये 3 इश्यूज उठाए थे। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे वो इश्यूज में प्राइसिंग नहीं था, उस इशू में फेवरिटिज्म नहीं था, उस इशू में प्रोसेस की बात हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जितना सुप्रीम कोर्ट के सामने गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्रोसेस की बात है। आपने जो प्यारा पढ़ा जिसमें बेल आउट होते हैं अनिल अंबानी, उसमें कहा कि एज दी रिकॉर्ड्स अवेलेबल, जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल है। अब सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा है, एक जेपीसी का दायरा है और एक बहस का दायरा है जो लोकसभा में होगी। लोकसभा में जब बहस होगी तो लोकसभा में उन अधिकारियों को नहीं बुलाया जाएगा जिन लोगों ने नोटिंग की, उनको कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। लेकिन जब जेपीसी बैठेगी तो जेपीसी में इससे जुड़े हुए हर चीज के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, नोटिस देखी जाएगी, सारी चीजें। जेपीसी एक बहुत बड़ा दायरा होता है, वो लोकसभा का डिस्कशन नहीं है। मेरा सिंपल सा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल आउट किया और हमें क्लीन चिट दी और हम बिल्कुल साफ पाक है, ये जब बीजेपी को समझ में आ गया तो फिर जेपीसी को सामने जाने में प्रॉब्लम क्या है? यदि सदन का रोज समय, छोटा जवाब देंगे आप, यदि सदन जाने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सदन का रोज समय वेस्ट हो रहा है, रोज हंगामा हो रहा है। एक जेपीसी अनाउंस कर दो जो आपने कोर्ट के सामने रखे, जिस बिना पे कोर्ट ने आपको ग्रीन सिग्नल चिट दी, क्लीन चिट दी, वही चिट आपको जेपीसी भी देगी। जी हमारे जेपीसी का देश की दुश्मन है क्या? में आज जो बयान दिया जी नहीं देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस संदर्भ में बहुत सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जेपीसी के संदर्भ में भी आप जो है संसद में बहस करेंगे ना, तो संसद में बहस हो जाने दीजिए, फिर जेपीसी की आवश्यकता है या नहीं है उस पर डिस्कशन हो जाएगा। तो ये पहले प्राइमरी संसद में बहस से भाग क्यों रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है कि आप जो है? अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, क्या संसद से विपक्ष भाग रही है बहस करने से? कही कि एसआईटी की कोई आवश्यकता नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, मतलब है क्या संसद से विपक्ष भाग रहा है बहस करने से? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन उसने जो है प्राइसिंग के संदर्भ में भी जो कॉन्फिडेंशियल उसको फाइल दी गई, उसको पढ़ा, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्राइसिंग के मामले में कुछ नहीं बोला कोर्ट। मैं आपको उसका ऑपरेटिव पार्ट पर का बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग के मामले में जो बात कही प्रेम शुक्ला जी, वो स्पष्ट है। इट इज सर्टेनली नॉट द जॉब ऑफ दिस कोर्ट टू कैरी आउट अ कंपैरिजन ऑफ द प्राइसिंग डिटेल्स in matter like the present. We say no more as the matter has to be kept in confidential domain. कंपेयर करना उसका डोमेन नहीं, यही कह रहे हैं ना। ये सरकार का काम है, किसी प्रकार ये सरकार का काम है, और ये जेपीसी का काम हो सकता है। ये कांग्रेस जो है कहां से पहले से आ जा रही है। चलिए दूसरी बात लेकिन आपने जो अभी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इस पर अनुराग जी को अपनी बात रखने दीजिए। अनुराग जी, क्या विपक्ष संसद में बहस से भाग रही है? क्या आप लोग डर रहे हैं बहस से? देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो हमें आपको समझने की ज़रूरत है। एक कि बड़ी अजीब सी बात होगी, आजकल हम हर चीज़ लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक लिमिटेशन है। जैसा उन्होंने बोला ही कि भाई इसका जो प्रोसीजर है वो मेरा पार्ट नहीं होता देखना, प्राइसिंग भी मैं कंपेयर करके बताऊं, ये कोर्ट का नहीं मामला है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है डिफेंस की या जो मिलके बनाते हैं उनके बीच की बात है ये। तो मैं ये कहता हूं, जब आपको लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप एकदम पाक साफ हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, तो इमीडिएट जेपीसी कर दीजिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जेपीसी कर दीजिए, सारा झंझट खत्म। यही तो मांगे कि जेपीसी करवा दीजिए, या आप ऐसा एक बिल वो लेके आइए, क्या नाम है, एक लगाइए पार्लियामेंट में, क्वेश्चन लगाइए, बोलिए कि नहीं इसके ऊपर डिबेट शुरू होगी।
आप इसके ऊपर डिबेट शुरू करवा दीजिए। अगर नहीं आप लाना चाहते हैं, समाधान है, देखिए आपको भागने की जरूरत कांग्रेस है। तो समाजवादी पार्टी चाहते हैं कि हम भरोसा करें, भागने की आवश्यकता कहां है? इसका समाधान है राहुल जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामले थे उन तीनों प्रश्नों के लिए उसके सामने ये सुविधा थी, सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार था और जिसका उसने इस्तेमाल किया कि वो जो कागज चाहे, जो दस्तावेज चाहे वो सरकार से मंगा सकता था, सरकार उसको देने के लिए बाध्य थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो कहा वो सरकार ने उनको दिया। उनको पढ़ने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आज फैसला दिया है, जिसमें उसने जो सबसे प्रमुख जो आरोप लगा कि साहब अनिल अंबानी की कंपनी को 30,000 का फायदा पहुंचाया गया, उस पर उसने साफ कह दिया है, आप खुद ही अभी पढ़ के सुना चुके हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, कि उसमें कोई व्यावसायिक भेदभाव, पक्षपात नहीं किया गया है। यही है ना, कमर्शियल फेवरेटिज्म नहीं किया गया है। बिल्कुल। तो ये जो राजनीतिक सबसे मतलब प्रमुख आरोप था वो ये था। अब इस पर भी आप ना माने, प्रश्न ये है कि जेपीसी क्यों, जब संसद खुली है, संसद किस लिए है आखिर? संसद का मतलब सिर्फ हल्के फुल्के सवालों पर बातचीत करने के लिए है? वहां पर इतने बड़े सवाल पर वहां पे बहस क्यों नहीं होनी चाहिए? संसद क्यों है? जेपीसी बाद में आती है या पहले संसद आती है? तो संसद की प्राथमिकता, उसकी सर्वोपरिता अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें संसद में नहीं जाना, हम संसद में बहस नहीं करेंगे, हमें जेपीसी चाहिए, जेपीसी अंतिम अस्त्र है, लेकिन उससे पहले जो चरण आता है वो तो पूरा करिए। राहुल देव जी, मैं आ रहा हूं अशोक जी। अभय दुबे जी, राहुल देव जी का स्पष्ट कहना कि पहले संसद में बहस तो कर लीजिए। देखिए, मैं इन्हीं फाइनेंस मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट याद करता हूं जब वो कहते हैं कि डिसरप्शन जो है लेजिटिमेट अफेयर है, जब तक हम अपनी मांगों को नहीं मनवा लेते हैं तब तक हम इसमें बाधा पैदा करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस मान्यता की नहीं है। अनाउंस कर दे भारतीय जनता पार्टी कि हां हम जेपीसी के लिए तैयार हैं। गंभीरता से इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या प्राइसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें कहा है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये डील हुई है जो यूपीए की सरकार के समय कॉन्फ़िगरेशन था। फिर क्या इतना प्राइस एस्केलेशन है कि 526 से 1670 करोड़ रुपए हो गया? क्योंकि जो राफेल ने अपना एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसमें भी उन्होंने प्राइस डिस्क्लोज किया है, अनिल अंबानी ने भी प्राइस डिस्क्लोज किया है। तो कम से कम देश को सच बता दीजिए, किस्सा आज ही खत्म हो जाएगा। माननीय अभय जी, संसद किस लिए होती है? संसद के अधिकार क्या हैं? संसद में जब किसी मुद्दे पर बहस होती है तो क्या किसी तरह का बंधन होता है किसी के ऊपर? क्या विपक्ष को के एक सदस्य को या हर संसद सदस्य को हर एक बात उठाने की, हर बात वहां रखने की, हर सवाल पूछने की इजाजत होती है या नहीं होती है? तो जब ये इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा मंच मौजूद है और वहां वो स्वीकार सवाल रख दिया संसद तो फिर उससे क्यों बचने? पहले इसका जवाब दीजिए ना। संसद में बहस क्यों नहीं करना चाहते? मंच पर तो हमने जेपीसी की डिमांड उसी मंच पर की है। देखिए, बहस भी वही अशोक जी, मैं आ रहा हूं, संजीव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी, मैं वही दोहराता हूं, सरकार कह दे कि हम सहमत हैं, जेपीसी के पहले आप डिबेट कर लीजिए, हम उस पर भी तैयार हैं। जी एक मिनट, मैं बार बार कह रहा हूं कि जेपीसी क्यों और सांसद क्यों, इसको और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके तीन के अलग अलग दायरे हैं। क्या संसद के अंदर हम उस तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरीज, तमाम अधिकारियों के जिन्होंने नोटिंग किया, जो डेलीगेशन में थे, जो डिसीजन मेकिंग में थे, क्या पार्लियामेंट में सबकी पेशी होगी? क्या सबको सवाल पूछे जाएंगे? ये कोई इंपीचमेंट नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार कहती है डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मैटर एंड्स। जेपीसी क्यों है? इसके पहले जो जेपीसी हुई तब क्या पार्लियामेंट नहीं थी? लोकसभा तब भंग हो गई थी कि जो जेपीसी एक्सेप्ट हुई। जेपीसी तब होती है जब आपको किसी कॉज के रूट तक जाना होता है, वो तमाम कॉन्फिडेंशियल चीजें आपको बुलवाने होते हैं जो सदन के पटल पे आप नहीं रखवा सकते। इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके हिसाब से जेपीसी आवश्यक है? संजीव श्रीवास्तव जी, आपकी क्या राय है इस पर? संजीव श्रीवास्तव जी। अजय साहब, ऐसा है कि एक मुहावरा है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है जी। तो उसमें क्या है कि जितने भी लोग मोदी विरोधी हैं उनको सरकार की हर चीज में गलत ही गलत नजर आएगा, और जो मोदी भक्त हैं उनको हर चीज में अच्छा ही अच्छा नजर आएगा जी। मेरा अनफॉर्चुनेटली रफाल के मामले में शुरू से मानना रहा है कि ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है कुछ सवाल, लेकिन इस मामले में क्या भ्रष्टाचार हुआ है ऐसा व्यक्तिगत रूप से, और मैं गलत हो सकता हूं, मेरी आय को कोई महत्व भी चाहे नहीं हो, लेकिन ऐसा व्यक्तिगत रूप से मुझे कभी नहीं लगा। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी,
उससे कम से कम एक प्राइमा फेसी ये सिद्ध हो गया कि उनको कोई बहुत गलत इस चीज में बात नहीं लगी है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जेपीसी की मांग विपक्ष का उठाना, उनको वो मांग उठाने का अभी भी अधिकार है, लेकिन मेरे इस मामले में शुरू से कहना है कि ये पूरी डील और खासकर अनिल अंबानी को, एचएएल को हटा के अनिल अंबानी को दिया जाना, एक तो अब इसमें से कौन सी संस्था ज्यादा निकम्मी है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एचएएल का निकम्मापन भी काफी हद तक साबित हो चुका था। जी। और अनिल अंबानी को किस वजह से दिया गया, उनका कितना अनुभव है डिफेंस वगैरह का, इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, वो अपने आप में एक प्रश्न है। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार, भेदभाव से ज्यादा इसमें वो अदा देखी गई समवेयर, और प्रोसेस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है जी। लेकिन मुझे उस प्रोसेस में ही लगा था कि प्रोसेस में वो अंदाज भ्रष्टाचार से ज्यादा ये था कि जैसे पुराने जमाने की कहानियों में हम नहीं पढ़ते थे कि सम्राट का, बादशाह का किसी भी दिल आ गया, गले से मोतियों की लड़ी उठा के फेंक दी जी। तो ये कुछ उस अंदाज में शायद दे दिया गया। लेकिन इस संजीव जी, आपने एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया। प्रेम शुक्ला जी, मानना है ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सम्राट के तौर पर दिल आ गया तो येलो मोती की माला के फॉर्म में है। देखिए एक लाइन बहुत कुछ कह गए संजीव जी, बस नहीं संजीव जी, इस बात को कह दिया नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है जी कि सम्राट की तरह ऐसा है तो बहुत बड़ी टिप्पणी है ये। प्रेम शुक्ला जी, फेवरेटिज्म किया नहीं गया अजय जी। आज का बड़ा सवाल है, चुनाव में जीत या रफेल, कौन किस पर भारी? दरअसल ये दो मुद्दे हैं। विधानसभा चुनाव क्या कांग्रेस के लिए शुभ संकेत लेकर आए हैं जिसके आधार पर वो 2019 में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करती दिखाई देगी, या दरअसल रफेल पर मिली क्लीन चिट आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ज्यादा बड़ा शस्त्र है? हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े जी, अभय दुबे जी, राहुल देव जी, गीता भट्ट जी और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं एक बार फिर आपसे शुरुआत करता हूं, अभय दुबे जी, अब कांग्रेस की रणनीति क्या? क्योंकि अब आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 8 दिन बचे हैं संसद सत्र के, इसके आगे आपके पास समय नहीं है। आप संसद में इस मामले को कैसे उठा पाएंगे? जेपीसी की मांग आपकी फलित होगी, यह बड़ा मुश्किल सवाल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक सवालिया निशान खड़ा है। पोटेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अशोक वानखेड़े जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया है जी। हम चाहते हैं कि सरकार जेपीसी बना दे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट्री कमेटी को करना है वो एविडेंसेस कम से कम आ सके सामने, उसके बाद आप इस मुद्दे पर बहस कराइए खूब। मैं आज भी सरकार जेपीसी नहीं बैठाएगी तो आप जानते हैं राफेल के नाम पर हिंदुस्तान में हुआ है जी। लेकिन आइए जरा आप वस्तु स्थिति पर आए, सरकार जेपीसी नहीं बैठाएगी ये तो आप जानते हैं। सरकार जनता की अदालत में दोषी ठहराई जाएगी सरकार फिर। प्रेम शुक्ला जी, देखिए दरअसल ऐसा है कि रिलायंस एरो डेवलपर ने कहा जो 10 रुपए का शेयर 11,000 नहीं, अब जरा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जरा अभय जी जरा सुन लीजिए। मुझे पता है कि आपकी पीड़ा हमें पता है, कृपा करके सुन लीजिए थोड़ा सा। यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी जो गए थे, जो चौथे देश की पीड़ा है ये, वो सीबीआई डायरेक्टर के पास कंप्लेंट करेंगे थे और प्रेयर्स में उनके जो प्रेयर्स नहीं, मुझे पता है राहुल गांधी की पीड़ा, पाकिस्तान हमसे कमजोर हो जाएगा तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को जो आईएसआई वाले हमेशा से जो है मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, पीड़ित हो जाएंगे। अगर आपको चीन वाले पीड़ित हो जाएंगे, पता है। अब आराम जरा सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पाकिस्तान परस्ती बंद कीजिए, पाकिस्तान के चरण चाटने वाले कांग्रेसियों को जरा सुन समझौता जरा सुन लीजिए। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है, यदि कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है इस डील में प्रोसीजरल कोई फॉल्ट है, किसी को फेवरेटिज्म किया गया है और कहीं से प्राइसिंग को लेकर मेजर प्रॉब्लम है, तो सीबीआई जांच जांच की वहां पर मांग स्वीकारी जाती, क्योंकि अभय दुबे जी जान रहे हैं कि राहुल गांधी जो है खानदानी चोर हैं और खानदानी चोर के खानदान को इसमें किसी प्रकार का कमीशन का
किसी प्रकार की उनको संभावना नहीं मिली है। वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी संजय भंडारी कंपनी को चूंकि रफाल डील भंडारी ने उनके लिए जो है भाषा का संयम, लंदन के भाषा का संयम, चूंकि शिवसेना में नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, तो छाती आप थोड़ा संयम, आप संयम, लेकिन आज संयम, भाषा पे संयम, इनके ऊपर जितना किसी के खानदान को चोर करना ये सभ्यता नहीं है। आप सीएजी पर को चोर कहना सभ्यता नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करेंगे नहीं। सिर्फ इनको विश्वास है पाकिस्तान पर, इनको विश्वास है आईएसआई पर, इनको विश्वास है बिचौलियों पर। ही चोर ये करता है, मजाक कर रहे हैं आप पूरी तरह से। चलिए अभय जी और प्रेम शुक्ला जी, अभय जी और प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार फिर आप सबसे आग्रह करूंगा, हमारे विशिष्ट पैनल ने भी आपसे कहा, हमारे विशिष्ट पैनल ने भी आपसे कहा कि आप कृपा करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि सम्मानजनक न हो, और कृपा करके हमें इससे बचना चाहिए। मैं एक बार फिर आप दोनों से आग्रह करता हूं। उन मददगारों ने कहा है कि आप जेपीसी चिल्लाओ, शुक्ला जी, शुक्ला जी, बात तथ्यों पे हो रही है, बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हो रही है। कृपा करके पाकिस्तान, आईएसआई, चोर, ये सारे शब्द निकाल दीजिएगा, इसकी जरूरत नहीं है। जो चीजें तथ्यों पे बात की जाएगी, चोर कहेंगे अशोक वानखेड़े खड़े हो जाएंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे ना, तथ्यों पे बात करेंगे, पार्टी का प्रवक्ता करेंगे। राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को चोर कहता है और बेशर्मी के साथ शुक्ला जी, खड़ी होती है। शुक्ला जी, आप सबको चोर तब बहुत अच्छा लगता है जब प्रधानमंत्री आइए मुद्दे पर आते हैं, आइए मुद्दे पर आते हैं, आइए मुद्दे पर आते हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी और बिल्कुल। अच्छा प्लीज 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 प्लीज, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, हमें भाषा संयमित रखनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। हम सब यहाँ बहुत पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, प्लीज कृपा करके आप सबसे मेरा आग्रह। अरे भैया सुप्रीम, अरे पूरे कांग्रेसी जो है प्रधानमंत्री जी को चोर कह रहे थे, ये खानदानी चोर है, चोर है, चोर है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्लीज आइए मुद्दे पर आते हैं, आइए मुद्दे पर आते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को निकालो पहले। नहीं कह रहे थे प्रेम शुक्ला जी, चोर है कि नहीं है? संजय भंडारी से उसके रिश्ते हैं अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, अच्छा प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, उसकी जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कभी भी इस तरह से भड़कते नहीं हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप कभी भी इस तरह से भड़कते नहीं हैं। राज शुक्ला जी, 30,000 करोड़ रुपए आप कभी भी इस तरह से भड़कते नहीं हैं, और मुझे अफसोस है कि आज आप इस तरह से भड़क रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं, चोर के साथ। अच्छा प्लीज प्लीज प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आइए बहस पर वापस लौटते हैं। मैं आग्रह, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। अशोक जी, अशोक जी, प्रेम शुक्ला जी, संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव, मैं जरा बहस को एक अलग दिशा में लेकर चलूं। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, प्लीज 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 प्लीज, संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि एक तरह से ऐसा लगा जैसे कि एक महाराजा को लगा कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं अपनी माला किसी को दे दूं। लेकिन क्या एक चुने हुई सरकार, लोकतंत्र की सरकार, लोकतंत्र के मुखिया इस तरह का काम कर सकते हैं? संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, और वो सही हुआ गलत हुआ ये कोर्ट और संसद और संसदीय समिति, मैं उस पर कोई जज नहीं बन सकता जी। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मुझे बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो स्टाइल है राजनीति की, उससे कई समस्याएं हैं। एक तो बहुत ही हल्की भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। एक विपक्ष को पाकिस्तान और आईएसआई का एजेंट बताना, ये और भी हल्की बात है। और भी कई हिंदू मुसलमान की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूँ, हार्डकोर नेशनलिज्म की राजनीति से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा जिस दिन से रफाल का मुद्दा उठा है जी, मेरा उस दिन से मानना है कि देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान में खूब घुमा, रफाल कोई मुद्दा नहीं था जी, और आगे भी मुद्दा नहीं बनने वाला। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी ये सोच है। किसानों की डिस्ट्रेस, नौकरियां नहीं होना जी, और दूसरी समस्याएं थी स्थानीय, रफाल कहीं मुझे कहीं मुद्दा नहीं दिखा। और मेरा तो मैंने बताया, मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से ज्यादा ना इत्तेफाकियां हैं, इत्तेफाक कम है जी। लेकिन मैं और एक बड़ा तबका देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भ्रष्ट नहीं मानता, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष को भी समझना पड़ेगा
सही गलत क्या है ये किसी को नहीं यहाँ पर अपनी राय स्पष्ट तौर से सामने रखिए। देश के परसेप्शन में नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट नहीं है। चलिए अब अशोक जी और उसके बाद मैं अभय जी के पास चल रहा हूँ। राहुल गांधी जी और गीता जी भी, गीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी अशोक जी ने जो कहा मैं मानता हूँ इस बात को, ये नहीं है। बिल्कुल सवाल ये है नरेंद्र मोदी के नीति और नियत पे कोई शक नहीं है, किसी को शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो नरेंद्र मोदी ने पैसा खाया। सवाल है कि कई चीजें नरेंद्र मोदी को पता भी नहीं होगी। सीबीआई में जो झगड़े चल रहे थे वो जब एकदम बाहर आ गए तब पता पड़ा। मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी के संज्ञान में यदि ये झगड़े होते तो उसको एड्रेस नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं कि जब पैसा खाया जाता है तो सरकारी खाती है। पैसा खाया जाता है तो अधिकारी भी खाते हैं। पैसा खाया जाता है तो कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो सरकार के अपने आप को नुमाइंदा बोलते हैं। तो सवाल ये है कि 2-3 सवाल उठे। प्राइसिंग का सवाल उठा, एक अनिल अंबानी को देने का, वो भी सवाल इसलिए ज्यादा आग पकड़ गया क्योंकि फ्रांस से वैसा स्टेटमेंट आया कि सरकार ने हमको कंपेल किया। बाद में वो स्टेटमेंट उन्होंने फिर घुमा दिया, फिर उसमें फ्रांस में झगड़े चल रहे। उस पे जब इतनी सारे झगड़े चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिठा के विपक्ष क्या चाहता है, जेपीसी दे दो, मेरे मन में चोर नहीं है, मैंने पैसा नहीं खाया, मैं क्लीन हूं, मैं पाक साफ हूं, जेपीसी करवाइए, सीबीआई करवाइए, जो चाहिए करवाइए, लेकिन देश की पार्लियामेंट सरकार ने जेपीसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर दी। बिल्कुल, इसके लिए काफी संग्राम करना पड़ता है। 2-3 तथ्य मैं यहाँ रखना चाहूंगी। जी गीता जी प्लीज। 2-3 मैं यहाँ तथ्य रखना चाहूंगी। एक तो पहली बात ये कि ये जो देखिए हम बात कर रहे हैं कि जो तथ्य हैं उन पे बात करेंगे। दो सरकारों के बीच में जो राफेल का जो डील हुई है उसमें वो 2 सरकारों के बीच में हुई है, उसमें कोई बिचौलिया नहीं था, ये बात तथ्य है। दूसरी बात, माला फेंकने की बात कही गई श्रीवास्तव जी द्वारा, तो उसमें यह भी बात तथ्य है और ये न्यायालय ने भी कहा कि जब 2012 में भी जो है दसौ जो कंपनी है जो राफेल बनाती है उसने जो अंबानी है उनके साथ जो है उनकी पार्टनरशिप हुई थी, ये भी बात सत्य तथ्य है। तीसरी बात, ये भी बात न्यायपालिका ने कही कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को अगर यह कार्यभार दिया जाता राफेल बनाने का तो 2.5 गुना से भी ज्यादा नहीं, गीता जी आप शायद गलत समझिए। ये सरकार का पक्ष है, सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। गीता जी मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, सरकार ने अपनी दलील रखी तो उससे उन्होंने नहीं उसका इन्फ्रेंस अलग निकलता है गीता जी, उसका इन्फ्रेंस अलग निकलता है, पर खारिज किया है ना। नहीं गीता जी आप जरा उसे पर्सपेक्टिव में पढ़िएगा प्लीज। तथ्यों के आधार इसको माना तभी खारिज किया। नहीं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर से कहा है कि 2 कंपनी के बीच में करार, 2 कंपनियों का करार होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि 2002 और उसके बाद 2013 में मॉडिफाइड जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें यह बात निहित है कि विदेशी कंपनी खुद अपना ऑफसेट पार्टनर तय कर सकती है, इसलिए यहां पर प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है गीता जी, कोई क्लीन चिट न तो अनिल अंबानी की कंपनी को मिली है और ना ही इस बाबत सरकार को, फ्रांस की सरकार को, और ना ही दसौल को मिली है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, तय करना था कि वो ऑफसेट पार्टनर चुनेगी, कौन सा जो भी तो तय हो गया, डसा को ये तय करना था। जी बिल्कुल, ये दसौल को तय करना था। जी राहुल जी प्लीज। सारे सवाल प्रोसेस पे उठाए गए थे, प्रोसेस को क्लीन चिट दिए, बिल्कुल पूरी क्लीन चिट है। जी राहुल जी, मैं आ रहा हूं अभय जी, इसके बाद आप ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। राहुल जी मैं एक बात समझना चाहता हूं कि हम यहाँ बहस क्या कर रहे हैं। मैं जरा संजीव की बात से मुझे आश्चर्य लगा कि उनकी निजी राय में वो नहीं मानते कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है या प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। क्या ये इस बहस का मुद्दा ये है, क्या हम किस पर बात कर रहे हैं कि जेपीसी की जरूरत है कि नहीं, जेपीसी होनी चाहिए ये नहीं, बिल्कुल क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आज आया है उससे संतुष्ट होना चाहिए कि नहीं, संसद में बहस हो कि नहीं। मुद्दा ये है कि हमारी और आपकी निजी राय कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं या नहीं भ्रष्ट हैं, ये क्या बात हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ये है, इस पर मैं स्पष्ट राय रख दूं। आपकी बात सही है, लेकिन इतना डिबेट के टॉपिक से बंधी हुई डिबेट तो देश में होती नहीं, लोग अपनी राय भी रख ही देते हैं। यार वो मुद्दा नहीं है ना, हमसे ये थोड़ी पूछा जा रहा है कि हमारी राय में प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं या नहीं है, ये तो आज की बहस का प्रश्न नहीं है। बुनियादी मुद्दा तो वही है जी, नहीं हमारी बुनियादी चौकीदार चोर है या नहीं। खैर आइए ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम शब्दों का पत्रकार नहीं कर पाएंगे। जी अभय दुबे जी प्लीज, अभय दुबे जी
जी के देखिए, एक अवसर और है प्रधानमंत्री जी के पास। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था प्रधानमंत्री जी से प्राइसिंग को लेकर। आज प्रधानमंत्री जी आपके पास एक अवसर और है, सरकार निष्पक्ष रूप से जेपीसी का गठन कर दे। और जितने सवाल देश के सम्मुख आज हैं प्रधानमंत्री जी, कोई आपसे नहीं चाहता आप टैक्टिकल डिटेल्स दीजिए, मत दीजिए कीमतें भी। जेपीसी आप गठित कर दीजिए, जेपीसी इन्वेस्टिगेट कर लेगी। पार्लियामेंट्री कमेटी ही है प्रधानमंत्री जी, वो एक सुनहरा अवसर है जब सारे शंका के बादल छट जाएंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए, ताकि यह बात साफ हो जाए कि किस प्रकार अनिल अंबानी जी तो अपनी प्रेस रिलीज में प्राइस को डिस्क्लोज कर देते हैं, आपका राफेल अपनी एनुअल रिपोर्ट में प्राइस को डिस्क्लोज कर देता है, और सिक्योरिटी क्लॉज है। हम प्रेम शुक्ला जी, इतना आदर पूर्वक निवेदन है, इसको तो मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 32 में एक सीमा है। वन सेंटेंस। मैं आ रहा हूं संजीव जी, मैं आ रहा हूं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी इतना आदर पूर्वक निवेदन है, इतनी मधुरता के साथ किया गया निवेदन है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की एसआईटी की जब जांच की मांग से इनकार कर दिया, तो अब जेपीसी चिल्लाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं। सीएजी के पास इन्होंने कंप्लेंट की है, सीएजी उसकी जांच करने की अथॉरिटी है। सीएजी जो जेपीसी से कम, उसके पास जो है, जो अशोक वानखेड़े जी कह रहे हैं कि बहुत सारी ज्वाइंट सेक्रेटरी इत्यादि थे जो नोटिंग्स इत्यादि चाहिए उसको मंगा सकते, तो वो सीएजी मंगा सकती है, सीवीसी मंगा सकती है। जेपीसी पर इतना इनका आग्रह इसलिए है तो किसी तरह से ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में प्रधानमंत्री जी पर, सरकार पर अनावश्यक जो है संशय के बादल उत्पन्न करके चुनावी तीनों राज्यों के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की जो शुक्ला जी उसके आधार पर प्रयोग करके शुक्ला जी राहुल गांधी एफिशिएंसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी और उसका जो लाभ लिया सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सीएजी के एफिशिएंसी पे अपनी उठाई है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। इसलिए सीएजी भी कटघरे में है, जिनके पास कोई सीएजी कटघरे में है, सीबीआई कटघरे में है, सारे अधिकारी कटघरे में है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रॉब्लम क्या है? और इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति के लिए चोर जैसी शब्दावलियों का प्रयोग करने के बाद, चलिए हम शब्दावलियों से आगे चलते हैं। हम जरा आज रफेल पर ही रहते हैं। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आज हम अच्छा चलिए अभय जी आवश्यकता पड़ी। अभय जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं एक आखिरी सवाल आप सब लोग के लिए रखना चाहता हूं। अभय जी और प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल आप सब लोगों के लिए। ये बताइए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में रफेल कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए? अभय द्विवेदी जी, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। रफेल कितना बड़ा मुद्दा रहेगा राहुल गांधी जी के लिए? हर सभा में रफेल की बात करेंगे या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के बाद शायद वो नीचे हो जाएगा प्रायोरिटी लिस्ट में? अभय द्विवेदी जी। हर सभा में राफेल की बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश के संसाधनों की लूट का मुद्दा है। अजय जी, 22 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेके भाग गए मोदी सरकार की सरपरस्ती में, उसका जवाब सरकार को देना होगा। राफेल का जवाब सरकार को देना होगा, नोटबंदी पर सरकार को जवाब देना होगा, गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार को जवाब देना होगा, और किस प्रकार आर्थिक बदहाली 4.5 साल में हुई है, किसानों को लाठियों से एजेंडा 2019 का कांग्रेस का तो स्पष्ट है, जिसका जवाब। प्रेम शुक्ला जी, रफेल पर आप कैसे बचाव करेंगे और क्या कहेंगे और कैसे आगे चलेंगे? रफेल में कुछ बचा नहीं है। आज ये मुंह की खाए हैं। क्रिश्चियन मिशेल के साथ जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, क्रिश्चियन मिशेल के माध्यम से श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका परिवार उसमें पूरी तरह से शामिल पाया गया। किस तरह से इन्होंने जो है जिग्नेश शाह से पैसे राहुल गांधी ने लिए, वो सामने दिखाई दे रहा है। किस तरह से जो है विजय मल्ल्या के साथ इनके संपर्क रहे, किस तरह से इन्होंने धन लिया, किस तरह से लुटेरे रहे गांधी परिवार, रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी किस तरह से चोर है, किस तरह से भ्रष्टाचारी है, ये देश देखेगा। और इनका परिवार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के द्वार पर दिखाई दे रहा है। इसलिए अभय द्विवेदी चुनाव भी बुरी तरह आपने रफेल का दुरुपयोग जो है निश्चित तौर पर जो है आखिरी संपादकीय टिप्पणियां ले लूं, आपने दुष्कर्म किया है। आखिरी संपादकीय टिप्पणी ले लूं प्रेम शुक्ला जी। शुरुआत में संजीव जी आपसे कर रहा हूं, संक्षेप में, मेरे पास वक्त कम है, संक्षेप में संजीव श्रीवास्तव जी के पहले आप बहुत सारे मामलों में पूरी तरह से और बेपर्दा हो चुके होंगे। संजीव श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से जो बड़े मुद्दे रहेंगे मैंने बताया, किसानों की बदहाली, नौकरियों का नहीं होना, नोटबंदी की मार, ये मुद्दे रहेंगे। और
बीजेपी का अहम, उनकी एरोगेंस और इस तरह की हल्की भाषा का प्रयोग जो हम सुनते हैं बिना बात, ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन रफाल मेरे ख्याल से 100 में अगर हम 100 का आंकड़ा देखें तो उसमें 3-4% लोगों के लिए मुद्दा होगा। गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में ये कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने जो नारा दिया, चलिए, तो आपके हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। राहुल देव जी, राफेल क्या मुद्दा रहेगा या खारिज कर देगी जनता? राहुल देव जी, भाई प्रेम शुक्ला और बाकी लोग अगर बोलने की इजाजत दें तो मैं कहना चाहूंगा जी कि ये मैं संजीव से सहमत हूँ, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा। कांग्रेस उसको और विपक्ष उसको जरूर उठाएगा, लेकिन वो जनता पर उतना काम नहीं करेगा। जनता के जो मुद्दे हैं वो लगभग वही हैं जो संजीव ने गिनाए हैं, जो उस जनता की रोज की परेशानियां हैं, जो उसको सरकार से और उससे उसको जो नीचे का भ्रष्टाचार है उसकी समस्याएं हैं, उसके रोजगार, उसकी आमदनी और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी और पूरी कृषि की अर्थव्यवस्था बैठ गई है और उससे सारे तमाम कोशिशों के बावजूद निकल नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं है लोगों के पास, ये मुद्दे होंगे। अशोक जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर गीता जी। चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, कांग्रेस को ये राफेल जैसे मुद्दे छोड़ देने चाहिए कि जिसमें अभी कोई सत्यता नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी ओर मोदी जी को और बीजेपी को भी लगातार गांधी परिवार पे हमले रोकने चाहिए, क्योंकि वो हमले रोकने से हमले करने से सहानुभूति होती है। रिजल्ट आपके सामने है। मैं बिल्कुल राहुल देव जी से सहमत हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव में किसान, बेरोजगारी, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी, ये सारे इम्पैक्ट जो है, ये इम्पैक्ट और जो वादे आपने किए थे, उस वादा पूर्ति का वादा वचन जो किए थे वो पूर्ण कितने किए, इसका स्कोर कार्ड लेके जाना पड़ेगा और इस पर चुनाव होंगे। गीता जी, इन तमाम मुद्दों के साथ राम मंदिर पर भी कोई चर्चा होगी या दरअसल इस बार के चुनाव में कोई चर्चा राम मंदिर की भी नहीं होगी? देखिए, मैं अजय जी, समय कम है लेकिन ज्यादा से ज्यादा बात कहने की कोशिश करूंगी। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी, ये भी बात तथ्य है कि राहुल गांधी जी और उनकी माताजी 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस पर बेल पे हैं, ये तो तथ्य है, इसे तो कोई झुटला नहीं सकता है। और दूसरे जितनी भी चुनौतियां हैं देश की आजादी की लड़ाई का अखबार है, साथ साथ राम मंदिर का जो मुद्दा है, विषय है, वह देश की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और इस विषय का राजनीतिकरण ना करते हुए मंदिर बनाने में कांग्रेस पार्टी से खास करके आग्रह है कि वह सहयोग करें। अखबार है आप सबका, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे पास बहस का वक्त अब इतना ही था। आप सबका बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुद्दे अनेक हैं, लेकिन सबसे पहले जनता की बात करनी होगी, अन्यथा राज किस पर करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। का आरोप लगाया